नमस्कार दिनेश स्वामी। मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट यूसेज के परिवार से मुलाकात करते हैं बच्चों। अब थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देंगे बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले दो शब्दों से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। एक शब्द तो होगा भाई वेरी, और एक शब्द होगा हमारे सामने मच। पहले इन दो को हम थोड़ा सा समझने का काम करते हैं भाई, एक एक करके मेरे बच्चों ध्यान से समझते चलेंगे, है ना। बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है ना जी। देखिए, वेरी और मच के बारे में हम लोगों ने यूं तो एडजेक्टिव में भी पढ़ा है ना। यूं तो हम लोगों ने इन दोनों को एडजेक्टिव में भी पढ़ा है। कैसे पढ़ा है मैं आपको समझाता हूं कि वेरी का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। किसके साथ? वेरी का यूज हम अगर करना चाहते हैं किसी भी तरह के सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल का मतलब अगर मैं ऐसे लिख देता हूं अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या फिर मैं कहूं प्लूरल काउंटेबल नाउन, किसी के साथ भी हम इसका यूज करते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ठीक है, क्या बन जाता है ये अपने आप में बन जाता है। क्या बेटा? दिन मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। आप यहां पर रहना, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं। अब बेटा ये आता है जब भी किसी के साथ, तो इसका मतलब ये इसके लिए बन जाता है एक एडजेक्टिव, ठीक है ना। और इसका जो रोल होता है वो एम्फसाइज करने के लिए रोल करना होता है। एम्फसाइज करने का मतलब क्या समझ आता है? जोर डालना। अब जब ये जोर डालने पर ही बात करता है, जोर डालने का ये काम करता है, तो इसका मतलब होता है इसकी हिंदी निकल कर आती है वही या फिर यही, ठीक है ना जी, है ना। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं आई नो दिस वेरी रूल, इसका मतलब मैं इसी रूल को अच्छे से जानता हूं, समझ रहे हैं, ठीक है। मैं इसी रूल को अच्छी तरह से जानता हूं, ठीक है। ठीक, विशाल भाई बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, इस किताब से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है फाइन। अब हमें समझना है इस मच के बारे में। तो मच का जो प्रयोग होता है ना बेटे, मच का जो प्रयोग होता है वो हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के पहले, तो इसी की वजह से ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये बताने की कोशिश करता है क्या? किसी भी मात्रा के बारे में, ठीक है। उदाहरण सामने आपके लिख देता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं ही हैज मच पेशेंस, तो उस इंसान के पास बहुत पेशेंस है। ये तो पहला फर्क है जो आप लोगों के पेपर में काम आता है, ठीक है जी, करेक्ट है। शुभी पाठक, थोड़े दिन की बात है बेटा, फिर चीजें मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको कम समय में सारी चीजों को अच्छे से तैयार करना है तो आपको मेरी जितनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको नींद कम करनी होगी, थोड़ा आपको सोशल मीडिया कम करना पड़ेगा, थोड़ा आपको फिजूल बातों से बचना होगा, क्योंकि शुभी आपके जीवन का ये एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करेक्ट फाइन। तो भाई ये वेरी और मच का जो फर्क मैंने बताया ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। आज हम आप लोगों के साथ मिलकर वेरी और मच की एक नई बात को समझेंगे कि जब ये दोनों के दोनों शब्द एडवर्ब का काम करते हैं तो ये कैसे काम करते हैं। शुरू करें बाबू इस बात को। अच्छा, जब हम वेरी की बात करते हैं और जब हम मच की बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों अपना अपना अलग अलग तरह का फर्क बताने का काम करते हैं, ठीक है। अरे हाँ ना, ठीक है बेटा। अब वेरी और मच की जब हम अलग अलग बात कर रहे होते हैं तो वेरी का यूज हम करते हैं किसके लिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, ठीक है बेटा। वेरी का यूज करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, मच का यूज हम करते हैं किसके लिए? पास्ट पार्टिसिपल के लिए। अब ये दोनों जो शब्द हैं आपको कुछ अजीब लग रहे होंगे, पर डरने की बात नहीं है, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप में V1 के साथ ING को हम जोड़ते हैं जब ये मिलकर दोनों के दोनों शब्द काम करते हैं किसका? एडजेक्टिव का। और भाई पास्ट पार्टिसिपल अपने आप में वर्ब की एक थर्ड फॉर्म होती है जो अपने आप में काम करती है किस चीज का? एडजेक्टिव का, ठीक है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, जरा फटाक से इनको भर के दिखा दीजिए। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, जरा फटाक से इनको भर के दिखा दीजिए, करेक्ट है। आज बेटा, ठीक है दोस्तों, मैंने कहा डिक्लेयर लिखा है बेटा यहाँ पर। डिक्लेयर का मतलब होता है जिसकी घोषणा की गई है, ठीक है, करेक्ट है बेटा फाइन। चलिए बच्चों एक बार अपने आंसर्स बनाकर दिखा दीजिए जल्दी से। आप में कुछ तो खास अलग बात होगी तभी तो आप मेहनत कर रहे हैं, है ना बच्चों। आप में कुछ तो अलग से होगा जो आप मेहनत कर रहे हो, वरना शुभी पाठक बाबू बहुत सारे ऐसे भी तो बच्चे हैं जो हो सकता है 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर उनको कहना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो तो शुभी बेटा वो तैयारी छोड़ देते हैं, कहते हैं अपने बस का नहीं है, इतनी पढ़ाई करिए, बाकी क्या पढ़ाई करेंगे। लेकिन आप में कुछ तो ऐसी अच्छी बात है, कुछ तो भगवान ने आपने ऐसा स्पेशल दिया है कि आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं। तो बस एक साल और, ठीक है, थोड़े दिन और मेरे साथ मिलकर मेहनत करो, मैं वायदा करता हूँ आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे। और जिस दिन आप सिलेक्शन लोगे, आप मुझसे मिलने आओगे, मेरे साथ चाय पियोगे, उस दिन आप मेरे को इस बात का एहसास कराओगे कि सर हम भले ही थक गए थे लेकिन आपने हमें थकने नहीं दिया, आपने हमारा हाथ पकड़े रखा और आप हमें आगे बढ़ाते ही रहे और आज आपने हमें एक इतना अच्छा अधिकारी बना दिया, ठीक है। नेगेटिव नहीं सोचना, अच्छा सोचा करें, ठीक है बच्चे। किरण इज इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, तो सर पास्ट पार्टिसिपल होने की वजह से हमने मच लगा दिया, ये एडजेक्टिव बेटा याद रखिएगा। मोहन इज ब्लैक डेयरिंग इन हिज ग्रुप, बहुत हिम्मत दिखाता है, तो इसी की वजह से आपने क्या कह दिया? वेरी। सर यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट नाउन है, से पहले ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, कौन सा रिजल्ट आप कहेंगे? अवेटेड। और अवेटेड पास्ट पार्टिसिपल होने की वजह से क्या कहेंगे? मच कह देंगे। राज इज ब्लैंक अम्यूजिंग इन माय फैमिली, राज है कैसा मेरी फैमिली में बहुत अम्यूजिंग, मस्ती काटता रहता है, आपने वेरी चिपका दिया। आई फाउंड द ऑफर ब्लैंक एक्साइटिंग, मुझे ये ऑफर कैसा फील हुआ? एक्साइटिंग फील हुआ। एडजेक्टिव से पहले क्या लिखेंगे आप? वेरी लिख देंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक है हमारे सामने, है ना, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक नियम हो गया हमारे सामने, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये अब मैं कोई बहुत प्यारी बात बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। हम वेरी और मच का पहला बेसिक नियम समझ गए। अब यहाँ का एक एक्सेप्शन है, यहाँ का एक एक्सेप्शन क्या है बेटा? यही लिख देता हूं आप लोगों के लिए ना, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। वेरी के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वाला कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। आप कहोगे हैं ऐसा कैसे सर जी? मैं कहूंगा हाँ बेटा हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? जब हम वेरी के साथ कोई भी पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, वेरी के साथ जब कोई भी हम पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में केवल तब सही होता है जब हम किसी की अवस्था बताने की कोशिश करते हैं। अवस्था का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? आप कहोगे स्टेट, ठीक है ना, यानी कि किसी की अवस्था है, यानी कि जिसमें परिवर्तन नहीं दिखाया जा सकता। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं वेरी सेटिस्फाइड, इसका मतलब पूरी तरह संतुष्ट, सेटिस्फाइड पूरी तरह संतुष्ट, ठीक है ना। जैसे आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, है ना, जीवन में उनको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि माँ बाप का कमाया हुआ पैसा है, माँ बाप का एक बड़ा घर है, लेकिन आपने देखो ना कितनी मेहनत करके अपने बलबूते पर अपने आप को सिद्ध करने के लिए लगे पड़े हैं। आपके सामने तो सिर झुकता है भाई मेरा, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान इस दुनिया में क्या नहीं पा सकता, है ना बच्चों। चलो बेटा मैं कहता हूं वेरी टायर्ड, है ना, सुबह से शाम तक मेरे बच्चे पढ़कर थक जाते हैं, सुबह से शाम तक मेरे बच्चे पढ़कर थक जाते हैं, वेरी टायर्ड। अवस्था क्या है? थक गए सर, अब हिम्मत नहीं है पढ़ने की, है ना, ठीक है। वेरी के साथ अगर मैं कहने की कहूं क्या चीज? एक्साइटेड, है ना, किसी की क्या है? अवस्था है, उत्तेजित रहता है। अरे हाँ ना, मैं अगर कहने की कोशिश करूं तो क्या है? वेरी कंफ्यूज, इसका मतलब क्या हुआ? या पूरी तरह उसकी अवस्था है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो पेपर में आपके एक्सेप्शन के नाम से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक बार जो मैंने सामने एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं इनको आप लिख लो, इनको आप लिख लो। वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, अवस्था है, इसने खूब चक्के दारू पी रखी है भाई साहब, समझ रहे? करेक्ट है ना, ठीक है। दीपक बेटा सिलेबस खत्म होने के बाद सिर्फ रिवीजन करनी है, इंग्लिश एक्यूमेंट से प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश एक्यूमेंट की थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है, जो आपको क्वेश्चंस दिए ना बस क्वेश्चंस पर काम करना, कुछ नहीं बेटा। वेरी और मच का पहला डिफरेंस समझ आ गया बेटा सभी बच्चों को। अब यहां से लेके चलता हूं दूसरे डिफरेंस की तरफ, अब धीरे धीरे पढ़ने पर सीरियस होते चलेंगे मेरे बच्चे। चलो बेटा वेरी और मच का एक और डिफरेंस हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? वेरी को हम यूज करते हैं मेरे बच्चों पॉजिटिव डिग्री के साथ, किसके साथ? मैंने आपको कहा पॉजिटिव डिग्री के साथ। और पॉजिटिव डिग्री किसकी भाई? एडजेक्टिव या एडवर्ब की। जबकि मच को हम यूज करते हैं किसके साथ?
कंपैरेटिव डिग्री के साथ कुछ एक सवाल आपके सामने पेश है मेरे भाइयों, कुछ एक सवाल आप सभी के सामने पेश है, आंसर्स बनाकर दिखाएंगे। चलिए चलिए, पाठक जी बिल्कुल आपसे वायदा है, आप सिलेक्शन लेकर आओ, चाय मेरी तरफ से पक्की है, ठीक है। बेटा जी 5 सवाल दिए हैं, चलो बनाकर दिखा दीजिए। शाबाश रश्मि, अरमान, पूजा, अरविंद यादव, बहुत बढ़िया। अरविंद यादव ही आपकी क्लास में बहुत सारे डाउट पूछता था ना, है अरविंद? चलिए चलिए बच्चों, अब ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। एक सवाल का जवाब बनाने की कोशिश करी है आपने, तो इसको भी एक बात समझना बाबू, जब कंपैरेटिव डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम मच का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी की सुपरलेटिव डिग्री हम लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ एक बात ध्यान रखना, फार के साथ भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। और बाबू अगर सुपरलेटिव डिग्री हमें देखने को मिल जाए एडजेक्टिव के रूप में, तो द हम इससे पहले लगा सकते हैं, और द लगने की वजह से ही हम इससे पहले मच या फार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आखिरी के 2 सेंटेंसेस में आप लोगों के सामने, ठीक है। अरविंद यादव कह रहा है यस गुरुजी, बेटा आपके पढ़ाने का तरीका अच्छे से समझ आ गया है गुरुजी, शुक्रिया मेरे बच्चे। देखो मुझे इस बात की खुशी है कि आप धीरे धीरे मेरे साथ बहुत अच्छा सीख रहे हैं, है ना, ठीक है। और देखो डाउट केवल तब आता है जब हमारे अंदर कोई अंधकार है, जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तब हमें डाउट आता है। अगर सच्चे मन से क्लास की हर बात को ध्यान से पढ़ोगे, धीरे धीरे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं बच्चों। तो पहले सवाल में तो पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए चुपचाप वेरी हमने लगा दिया। कंपैरेटिव डिग्री है तो मेरे नन्हे मुन्ने भाई आप यहाँ या तो मच लगा दीजिए या फार लगा दीजिए। सवाल नंबर 3 कहता है संजय वाज बेटर, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, चाहे मेरे भाई सारे यहाँ मच लगा दीजिए चाहे फार लगा दीजिए, कोई आपत्ति विपत्ति चाहे पति पति पत्नी नहीं है। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, चलो सुपरलेटिव डिग्री के लिए जगह कम होने की वजह से फार दा लगा सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, होलिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, आप फार दा लगा सकते हैं। फार दा का मतलब होता है जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं कह सकूं, जहां तक मैं सोच सकूं, ठीक है ना, जहां तक मेरी उम्मीद जाती है, जिस हद तक मैं सोच सकूं, ये इनके अर्थ निकल कर आते हैं, ठीक है, हाँ कि ना। अब दोस्तों यहीं पर थोड़े से ना नए आपको नियम समझने होंगे। क्या नियम है, देखो कंपैरेटिव डिग्री के साथ थोड़ा दूर लिखता हूं, कंपैरेटिव जी कोई आपत्ति विपत्ति चाहे पति पति पत्नी नहीं है। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, चलो सुपरलेटिव डिग्री के लिए जगह कम होने की वजह से फार दा लगा सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, होलिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, आप फार दा लगा सकते हैं। फार दा मतलब होता है जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं कह सकूं, जहां तक मैं सोच सकूं, ठीक है ना, जहां तक मेरी उम्मीद जाती है, जिस हद तक मैं सोच सकूं, ये इनके अर्थ निकल कर आते हैं, ठीक है, हाँ कि ना। अब दोस्तों यहीं पर थोड़े से ना नए आपको नियम समझने होंगे। क्या नियम है, देखो कंपैरेटिव डिग्री के साथ थोड़ा दूर लिखता हूं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मेरे बच्चों आप लोगों ने मच का प्रयोग किया, तो आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का ही नहीं, थोड़ा और ज्यादा इसी चीज को इंटेंसिफाई करने के लिए वेरी मच का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के सामने उदाहरण लिख रहा हूं, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं ही इज वेरी मच, ही इज वेरी मच टॉलर देन नीलू, ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं। ही इज वेरी मच टॉलर देन नीलू, यानी कि जितना है उससे भी ज्यादा, मतलब हमने आज तक नहीं देखा है, ठीक है भाई, हाँ कि ना। अब बच्चों इस वेरी और मच का एक और जगह प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, मैं आपके सामने 3 वाक्य लिखूंगा, उसके बाद उसका नियम लिखूंगा। 3 वाक्य लिख रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। आई लाइक दिस मूवी, अब आपको आंसर देना है, सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताएं। आई लाइक दिस मूवी वेरी, या फिर मैं वाक्य कहूं आई लाइक दिस मूवी मच, आई लाइक दिस मूवी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 4 वाक्य लिखे हैं, चारों वाक्यों को ध्यान से पढ़ना, फिर इसके पीछे की कहानी समझाऊंगा, ठीक है। 4 वाक्य आपके सामने लिखे हैं, चारों के चारों वाक्यों को एक बार ध्यान से पढ़कर देखना बेटा, आपको अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद हम आगे कहानी को लेकर चलेंगे बेटा। देखिए बेटा, देखो अब इसके पीछे के नियम को ध्यान से समझना। किसी भी लिखे हुए वाक्य के अंत में अगर मेरे सामने कोई वर्ब लिखी हुई है तो, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो, ठीक है, इसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है, किसी भी लिखे हुए वाक्य के अंत में हम खाली इस लिखे हुए वेरी का प्रयोग नहीं कर सकते। खाली एक अकेले मच का आप प्रयोग करना चाहो कर सकते हो, वेरी और मच का दोनों का एक साथ आप चाहो प्रयोग करना बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर फिर ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे संभव है, तो मेरे बच्चे मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े प्यार से इसको समझने की कोशिश करना। वाक्य के अंत में आया ये जो मच है किसको क्वालिफाई कर रहा है, आप कहोगे सर इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये जो आया मच किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। फिर से समझना, वेरी क्वालिफाई मच को कर रहा है, मच किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को। अगर यही बात मैं फिर से यहाँ भी बता दूं आपको, तो कहोगे अब आपकी बात गुरुदेव अच्छे से समझ आ गई, ठीक है विपिन भाई, अच्छे से समझ आ रही है ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया मच किसके लिए यूज हुआ, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया मच की जगह फार का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मच का प्रयोग आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी यूज कर सकते हैं, है ना। मच का प्रयोग कभी पॉजिटिव डिग्री के लिए नहीं होता है, इधर लिख दूं आपके लिए है। मच का जो प्रयोग है भाई हम लोग पॉजिटिव डिग्री के लिए नहीं करते, पॉजिटिव डिग्री के लिए नहीं करते, है ना। लेकिन मच का जो हम प्रयोग है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला पास्ट पार्टिसिपल, उसके लिए तो हम प्रयोग कर देते हैं, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर हमें आखिर मच किसके लिए यूज किया है, ऑब्जेक्ट से पहले जो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये चार वाक्य समझाएंगे। आई लाइक दिस मूवी वेरी, ना 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 ना, इस वर्ब को बताने के लिए वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। सेट हो गया मामला, सेट हो गया मामला, सेटिंग बहुत अच्छी कराऊंगा मैं, चिंता ही मत करो तुम। अगला सवाल है आई लाइक दिस मूवी वेरी मच, आपको सर मच किसको क्वालिफाई कर रहा है, लाइक को, वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, मच को। अब हमारी बात बिल्कुल सीधी दिल पर लग गई है गुरुदेव, अब गलती नहीं होगी, बोलो हाँ। तो थैंक यू वेरी मच कह देना, अपना में बिल्कुल सही है, जरा प्यार से बोलो राधे राधे। देखो ध्यान से जरा, देखो मेरे बच्चों पहले ध्यान से ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई बेटा। कमेंट में पढ़कर इस बात को समझकर जरा यस सर कह दीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे बेटा। चीजों को समझते हुए नहीं चला तो कोई फायदा नहीं हुआ, ओके भाई। चीजों को ध्यान से समझते हुए नहीं चला, अच्छे से पढ़ते हुए नहीं चला तो कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत सुपर बुक है इंग्लिश अकीमन, क्या राइटिंग की है आपकी, थैंक्स अ लॉट भाई, भगवान आपका शुक्रिया। फुरकन भाई समझ आ गया बेटा, आगे चलें बेटा, चलो। तो वेरी और मच की लड़ाई हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है। अब इसी का एक बिगड़ा हुआ भाई हमें समझना है, और वो बिगड़ा हुआ भाई हमारे सामने कुछ अलग अलग रूप में आता है बेटा। 3 शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आजकल तो पेपर का फेवरेट बना हुआ है ये शब्द,
तीनों शब्द आपके सामने लिखे, तीनों को ध्यान से पढ़कर देखो, ठीक है। पेपर का फेवरेट बना हुआ है ये, पता ही नहीं क्यों, है ना। ये सोचता है पेपर वाला कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता, उन्हें थोड़ी पता है पेपर से बाहर गोपाल वर्मा भी बैठा जो बच्चों का इंग्लिश का डर निकाल देता है कि नहीं। आय हाय, आज तो मोहब्बत हो गई। क्विट अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अबैंडन, यानी कि किसी चीज को छोड़ देना, या फिर जिसको हम कहते हैं त्याग देना, ठीक है ना। त्यागना, लो भाई लिख देता हूं, त्यागना, इसी को हम अगर कहें तो छोड़ देना, इसका अर्थ होता है, ठीक है ना, है ना। जैसे आप अगर अपने किसी दोस्त के लिए एक इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्विट स्मोकिंग, भाई साहब धूम्रपान करना छोड़ दो, ठीक है ना, कोई भी चीज को आप जिसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये एक वर्ब होती है भाई, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात हमारे सामने है क्वाइट, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे बेटा, QUIET, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्या चीज, शांत, ठीक है ना, है कि नहीं। अगर हम इसके लिए सिनोनिम तैयार करें तो काम, ठीक है ना, वाक्य भी बना दूं आपके लिए, एक इंपैरेटिव सेंटेंस ही आपके लिए मैंने लिखा कि क्वाइट, इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा, शांत हो जाओ, ठीक है जी, करेक्ट है, शांत हो जाओ, फाइन। सर वोकैब कहां से याद करेंगे या पढ़ाएंगे बेटा। वोकैबुलरी के लिए आपको पहले कनाडा जाना पड़ेगा, कनाडा रहो कम से कम 5-6 महीने, उसके बाद आप चले जाना क्या नाम है, बांग्लादेश, ठीक है। 2-3 साल बाहर रहो, उसके बाद फिर वापस इंडिया आना, तब आपको कोई ना कोई स्टूडेंट बता देगा जिसका सिलेक्शन हो चुका होगा कि वोकैब सिलेक्शन बैच से ही आपको वोकैब पढ़नी है, ठीक है। तो आप ये काम कर लो, ठीक है विश्वजीत, हाँ 5-6 साल बेटा लगाओ। और बेटा हर रोज एक ही बात का जवाब देना आपको बहुत अच्छा लगता होगा सुनना, मुझे बड़ा भारी लगता है बेटा। इस क्वाइट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब होता है एडवर्ब। ये क्या है अपने आप में, एडवर्ब। देखना भाई मैंने क्या लिख दिया आपके सामने, ये होता है एडवर्ब, ठीक है। अब देखो जब एडवर्ब की हम बात कर रहे हैं तो इस एडवर्ब का मतलब होता है, इसका मतलब हमें समझ में आता है सर्टेन डिग्री, ठीक है ना। जैसे अगर इसी हिंदी हम कहें तो पूरी तरह से, इसका अर्थ निकलकर आता है क्या चीज, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली इसे हम कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है, करेक्ट है। और जब हम क्वाइट की बात कर रहे हैं तो ये मैं तो यहाँ एडवर्ब आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका एक छिपा राज आपको बता दूं, ठीक है ना। इसके साथ अगर हम लोगों को एन का प्रयोग करना पड़ता है तो हम इसके बाद एन का प्रयोग करते हैं, इसके बाद लिखते हैं एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव है तो, वरना इस एन का प्रयोग आने वाले नाउन के लिए हम करते हैं प्रयोग, ठीक है जी, फाइन। जैसे एक उदाहरण सामने ही लिख देता हूं आपके लिए, मैंने आपके सामने क्या लिखा, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्लास, क्लास के लिए क्या यूज किया, एन, ये क्लास को क्वालिफाई करने वाला क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। इस एडजेक्टिव के लिए ये क्या हो गई, क्वाइट, ठीक है ना। ओके बेटा, दीपक जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान क्यों होते हो किसी चीज को लेकर। जैसे ही कोई भी कंटेंट हमारे सामने आता है हम आपको बता देंगे। बाकी इंग्लिश एक्टिव में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है ना। जो टीसीएस के और जो पहले के बहुत बेहतरीन सवाल है ना, वो हमने उसमें पहले से ही दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश के लिए कोई पीवाईक्यू अलग से लेने की आपको जरूरत नहीं है दीपक भाई, ठीक है। तो ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आ गई बेटा, पहले ये बताओ जरा, ठीक है जी, करेक्ट है, याद रखोगे इस बात को, ठीक है। अगर इसी का एक और अर्थ हम समझने की कोशिश करें, इसी का एक और अर्थ हम समझने की कोशिश करें तो इसका एक और अर्थ हमें समझ आता है एक्सेप्शनली, यानी कि जिसके जैसा कोई अन्य ना हो, एक्सेप्शनली। याद रखिएगा क्वाइट के साथ हम सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, नोट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने आप में सेंटेंस के नेगेटिव ढांचे में नहीं आता है, ठीक है ना। और जब हम इसको कंप्लीटली की तरह से समझने का काम करते हैं तो सर इसके साथ हम कभी भी क्वाइट के साथ एक और सुपरफ्लोस याद कीजिएगा, हम ऑलमोस्ट का, ठीक है ना जी, हम कभी भी प्रयोग नहीं करते। ऑलमोस्ट की अगर मैं बात हटा भी दूं और मैं आपको कहूं कि टुगेदर का भी प्रयोग, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपने बता दिया है, हमारी आंखें अच्छे से खुल दी हैं। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। आप कहेंगे सर कंप्लीटली के अर्थ में अगर हम समझें जिसकी बराबरी कोई ना कर सके, जो पूरी तरह से है, इसीलिए हम इसे अधिकतर यूज करते हैं, इसीलिए हम इसे अधिकतर यूज करते हैं कौन से एडजेक्टिव्स के साथ, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ। किस तरह के एडजेक्टिव्स के साथ, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ। अब आप मुझे बताएंगे बाबू नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव किसे कहते हैं, आप मुझे बताएंगे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव किसे कहते हैं। बहुत हो गई बाकी बारी, बताओ जरा बेटा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव किसे कहते हैं, बताओ। हाँ आर्टिकल अगर एन के अलावा द भी लगाना है तो द भी लग सकता है भाई, क्या दिक्कत है। ए एन के साथ आप, चलो मैं द लिख देता हूँ वरना आप नाराज हो जाओगे, है ना। आप ए लगाओ, एन लगाओ, द लगाओ, जो मर्जी है वो लगाओ, ठीक है ना जी, इससे क्या फर्क पड़ता है यार। बताओ बताओ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव किसे कहते हैं बेटा, हमें पता तो चले, शाबाश। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है, क्वाइट सो अपने आप में इंटरजेक्शन होता है, ठीक है ना, ठीक है। और इसका अर्थ होता है ऐसा हो, ऐसा हो, ठीक है ना जी। उदाहरण दे लेना भाई, आई थिंक क्वाइट सो, मैं सोचता हूं ऐसा हो। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बिल्कुल सही बता दिए, ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाना चाहते, क्यों, क्योंकि ये अपने आप ही सुपरलेटिव फॉर्म में होते हैं। उदाहरण ले रहा हूं आपके सामने, बना के देखते हैं सेंटेंसेस को। मैंने कहा शी इज क्वाइट अ परफेक्ट ब्राइड फॉर माय ब्रदर, वह मेरे भाई के लिए पूरी तरह से परफेक्ट दुल्हन बन सकती है या है, ठीक है ना। चार सेंटेंसेस लिखे हैं बाबू आपके लिए, थोड़ा सा बना कर देखें। अमन ने लिखा है ऐसा एडजेक्टिव जिसका फर्स्ट फॉर्म का सेकंड या थर्ड फॉर्म ना बने बेटा। एडजेक्टिव की कोई सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनता है, ठीक है। और जिसका आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाते वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहलाते हैं बेटा। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तो आप समझिएगा कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म अपने आप में वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अब अगर हम इन सभी के आंसर देखते हैं, शी इज क्वाइट अ परफेक्ट ब्राइड फॉर माय ब्रदर, ठीक है ना। परफेक्ट इस ब्राइड के लिए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, ब्राइड के लिए सिंगुलर हमने यूज किया है, तो भाई इसी एडजेक्टिव के लिए हम इस लिखी हुई एडवर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है बेटा।
कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पर 2 पर आते हैं। रोहन सीम्स क्वाइट ऑलमोस्ट राइट इन हिज अप्रोच। आप कहेंगे सर यहाँ क्वाइट को हमने यूज किया है क्या चीज? राइट एडजेक्टिव के लिए। राइट अपने आप में एडजेक्टिव है, इसी के लिए एडवर्ब हमने क्वाइट का प्रयोग किया है। ऑलमोस्ट इसके साथ लिखा जाना सुपरफ्लुअस हो गया। सर आवश्यकता ही नहीं थी इसकी, है ना। अगला सवाल है शेखर हैज नॉट डन इट क्वाइट वेल। ठीक है ना। अब अगर नेगेटिव हमारे सामने है, अगर नेगेटिव हमारे सामने है तो इस नेगेटिव की वजह से हम लोग यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे क्या चीज? वेरी। नेगेटिव के साथ हम क्वाइट का यूज नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं क्वाइट के साथ नेगेटिव नोट जोड़ दूंगा इसका मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसने कुछ तो किया है। अगर आप कहते हैं कि उसने पूरी तरह से नहीं किया है तो फिर सर वेल लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। वेल अपने आप में यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब क्वालिफाई करेगी। नॉट और क्वाइट दोनों मिलकर वेरी की तरफ इसको लेकर जाएंगे। ठीक है बेटा, करेक्ट होगी बात। अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। अगला सवाल क्या कहता है? शी वोर द ड्रेस इन क्वाइट यूनिक वे। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ क्वाइट किसके लिए यूज हुआ है? पहले वे को समझो। नाउन हमारे सामने हुआ, से पहले ये हमारे सामने एडजेक्टिव हुआ। वे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, तब ये काम करेगी। बात खत्म। यहाँ तक कि सारी बच्चों को बात अच्छे से समझ आ गई है? बोलो यस सर। चलिए भाई बोलो जरा प्यार से यस सर। अगर ये बात आपको अच्छे से प्यार से खूबसूरती से समझ आ गई है तो अब हम आपके साथ मिलकर मोहब्बत आगे बढ़ाएंगे। चलो 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 फटाफट से बताओ बेटा यस सर। कहाँ गए सारे बच्चे? कमेंट से बाहर चले गए हैं। सब ठीक है माहौल? शाबाश। चलिए बच्चों सारे बच्चे एक बार फटाफट से जुड़ जाओ बेटा। आओ भाई अब थोड़ी सी बात को आगे लेके चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ तक की भी बात हमें समझ में आ गई। अब हम आपके साथ मिलकर एक अगली बातचीत से मुलाकात करते हैं। देखो बच्चों दो हमारे सामने शब्द होते हैं। पहला शब्द है जिसे हम कहते हैं टू, ठीक है जी, और इसी का एक दूसरा भाई है जिसे हम कहते हैं इनफ। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम परिवार से जुड़े होते हैं। ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम से जुड़े होते हैं। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हमें समझना है। ठीक है ना। दोनों के बारे में हमें समझना है। ठीक है ना। हेलो खुशी, विशाल कुमार, मनीष, दिनेश, नीतीश और अजय भाई, यानी कि सभी लाइव हैं। चलो बेटा अब थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो टू और इनफ की अगर हम बात करते हैं तो टू और इनफ के बारे में मैं आपको पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूं, मुझे लगता है मैं फिर से समझा देना चाहिए। टू की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है इन एडिशन। क्या समझ में आता है? इन एडिशन। इन एडिशन का एक्जैक्टली हमें मतलब समझ में क्या आता है? जो हमने आसात पिछली क्लासेस में समझा, जो ऑल्सो, एज वेल, ये जो हमारे शब्द है ना, ऑल्सो है, एज वेल है या लाइकवाइज है, ये इसका अर्थ हमें बताने का काम करते हैं, है ना। शाब्दिक अर्थ इनका निकल कर आता है भी। शाब्दिक अर्थ इसका निकल कर आता है भी। ये हम पढ़कर आ चुके हैं, है ना पूजा, पढ़कर आ चुके हैं अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपने किसी को जाकर कहा आई आई नहीं, शी लाइक्स, किसी का भी नाम लिख लीजिएगा, दिस रेस्टोरेंट। ठीक है ना। आपने क्या कहा? आई टू। ठीक है। या फिर इसका मतलब क्या होता है? आई लाइक दिस रेस्टोरेंट। ठीक है ना जी। कुछ लोग इसी टू की अरेंजमेंट वर्ब से पहले भी लिख देते हैं कि आई टू लाइक दिस रेस्टोरेंट। कुल मिलाकर बातों का दोनों का एक ही मतलब है। आई लाइक दिस रेस्टोरेंट टू, ये भी सही है। आई टू लाइक दिस रेस्टोरेंट, ये भी अपने आप में सही है। ठीक है बेटा। ये तो टू का हमें पहला अर्थ समझ आता है। ठीक है ना। अब अगर इनफ इसी के साथ हम बैठा दें तो इनफ खुद में, देखो बेटा ये तो यहाँ पर एडवर्ब ही है, लेकिन इनफ को अगर हम चाहें तो किसी भी तरह के नाउन से पहले यूज कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के नाउन से पहले, मैं कहूंगा हाँ, चाहे वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, चाहे वो प्लूरल काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, किसी भी तरह के नाउन से पहले हम इसको बैठा सकते हैं। ये नाराज नहीं होगा कभी भी, है ना। और जब नाउन से पहले ये आएगा तो आप समझ रहे हैं ये अपने में एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है ना। इनफ का मतलब होता है बहुत। ठीक है ना। यहाँ पर इनफ का हिंदी का अर्थ निकल कर आता है क्या? बहुत। जैसे मैं अगर आपको कहता हूँ शी हैज इनफ पेशेंस, उसके पास बहुत धैर्य है। ठीक है ना। अगर कहते हैं एक और एग्जांपल, मैंने कहा मोहन हैज इनफ मनी, किसी भी तरह का नाउन, देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मनी की जगह रुपीस लगा दें तो भी इसमें कोई गलती नहीं है, तो भी अपने में बिल्कुल सही खूबसूरत है। करेक्ट है। तो ये तो छोटी छोटी दो बातें थी जो हमें वैसे पता होनी चाहिए। इनफ का नाउन से पहले भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा ना इनको एडवर्ब परिवार से जोड़ देती है। कैसे जोड़ देती है? अब थोड़ा आपको और गहराई से इसको समझना होगा। देखो बेटा जब हम टू की बात कर रहे हैं, जब हम इनफ की बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ा एडवर्ब परिवार से इनका अर्थ समझने का काम करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। टू का जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है मोर देन रिक्वायर्ड। क्या समझ में आता है? मोर देन रिक्वायर्ड। अगर आपको कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक मिले तो कैसा महसूस होगा? बताओ जरा पूजा। अगर आपको कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक मिले तो कैसा महसूस होगा? आपको आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, सुबह आइसक्रीम, दोपहर आइसक्रीम, शाम को आइसक्रीम, रात को सोने से पहले आइसक्रीम। अगर मान लो रात को सोते सोते आंख खुल गई फिर भी आपके मुंह में आइसक्रीम ठूस दी जाए तो आप ऐसे मर जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो? अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसके लिए हमारा व्यवहार हमेशा कैसा बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। जब हम इस टू की अरेंजमेंट पर बात कर रहे होते हैं तो टू हमेशा हम कहां पर लिखते हैं? एडजेक्टिव से पहले। अब आप कहोगे सर जब ये नेगेटिव हो गया तो एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए? मैं कहूंगा एडजेक्टिव भी हमें ऐसा चाहिए जो नेगेटिव सेंस वाला एडजेक्टिव हो। मैंने क्या कहा? नेगेटिव सेंस वाला एडजेक्टिव हो। अब आप कहोगे सर जी नेगेटिव सेंस वाला एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एडजेक्टिव जो अनप्लीजेंट फीलिंग को समझाता है। मैंने क्या कहा? अनप्लीजेंट क्वालिटी को समझाता है। एक ऐसा गुण जो अनप्लीजेंट है, जिसको देखकर अच्छा फील नहीं होता, जिसे देखकर अच्छा फील नहीं होता, है ना। अनप्लीजेंट की जगह आप इसी को अनफेवरेबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनफेवरेबल, जो जिसका फेवर नहीं करना चाहोगे, ऐसा थोड़ी होता है, अनफेवरेबल भी इसे कहते हैं। लेकिन जब इनफ की हम बात कर रहे होते हैं, जब हम इनफ की बात कर रहे होते हैं तो इनफ थोड़ा शैतान है। क्यों शैतान है? क्योंकि ये टू के ठीक उलट कर काम करता है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया? एज मच एज रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी हमें जरूरत उतना ही अगर कोई हमें प्यार दे, जितनी हमें जरूरत उतनी ही आइसक्रीम मिले, जितना कोई लाड प्यार हमें चाहे, मतलब जितनी जरूरत उतना ही अगर लाड प्यार करे तो हमें अच्छा लगता है। हमारे दिल में कैसी भावना आ जाती है? पॉजिटिव सेंस आ जाती है ना। ठीक है। इसकी जब व्यवस्था हम करते हैं तो हम क्या करें? इसी कहानी को उलट कर, यानी कि हम लिखने का काम करेंगे क्या बाबू? आप कहेंगे पॉजिटिव सेंस वाला एडजेक्टिव पहले हम लिख देंगे और इसके बाद हम लिख देंगे क्या चीज? इनफ को। अब आप कहोगे सर जी ये जो पॉजिटिव सेंस वाला एडजेक्टिव है इसका मतलब क्या हुआ? तो बेटा इन्हीं के उलट कर लिख लो। किस तरह का एडजेक्टिव? जो प्लीजेंट क्वालिटी को बताए। जो किसको बताए? आप कहोगे सर जी जो फेवरेबल एडजेक्टिव को हमें बताए या फेवरेबल क्वालिटी को बताए। फेवरेबल का मतलब जो हमें अच्छा लगे। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक भाई ने एक लाइन लिखी है, अगर आपको हो तो पढ़कर सुना दूं, लेकिन ये दोबारा मत करना मनीष। ठीक है, ये दोबारा मत करना। ठीक है। मनीष ने एक लाइन लिखी है, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम तक सारी उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम तक सारी उतर जाएगी। पीना है तो गोपाल सर की इंग्लिश ग्रामर की क्लास लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। वाह वाह वाह। आज के बाद ये हरकत मत करना। ठीक है। आज क्योंकि ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी कुछ बच्चों को शुरू में, इसलिए मैंने पढ़ दिया, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं करना। ठीक है। ओके बाबू। हाँ, अब इन दोनों के फर्क को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक वाक्य लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना। मैंने कहा ही इज टू पुअर। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? वह इंसान गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। अनप्लीजेंट कैटेगरी के एडजेक्टिव के साथ हमने लिखा। अगर मैं आपके सामने कहूं ही इज रिच इनफ तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जी यहाँ रिच एडजेक्टिव है और ये इनफ इस एडजेक्टिव की क्वालिटी हमें बताने का काम कर रहा है कि नहीं? यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब है, एक नेगेटिव सेंस हमारे सामने जनरेट हो गई है ना। और यहाँ हमारे सामने वह अमीर बहुत है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस जनरेट हो गई है। आप कहोगे सर ये बात तो आपने कह दी, लेकिन ये नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस जस्टिफाई कैसे होगी?
ये नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस जस्टिफाई कैसे होगी, यानी कि इसकी जस्टिफिकेशन के लिए कभी कभी हम इनके साथ सेंटेंस को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, हम इन्हीं की सेंस को कभी कभी जस्टिफाई करने के लिए आगे एक्सटेंड कर देते हैं। आगे इसी नेगेटिविटी को एक्सटेंड करना भी पड़ जाता है, इस पॉजिटिविटी को आगे एक्सटेंड करना पड़ जाता है। कैसे समझा दूं, अच्छे से प्यार से बेटा समझा दूं। आ जाओ तो भाई, अब समझाना पड़ेगा क्योंकि ये बात तो दिल में समझनी आनी चाहिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में आता है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं आप सभी के सामने लिखने का काम करता हूं चंद सवाल, मैंने कहा ही इज टू पुअर टू अफोर्ड समथिंग। चलो बेटा सेंटेंसेस आपके सामने लिखा है मैंने, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। हीना वाज टू टायर्ड टू कवर सम डिस्टेंस, दिस हाउस इज टू डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है डिलैपिडेटेड, इसका मतलब होता है जर्जर अवस्था। दिस हाउस इज टू डिलैपिडेटेड। चलो ऐसा मुश्किल सवाल नहीं बनाते, आसान सवाल बनाते हैं। मिस्टर शर्मा इज टू shrewd to trust nobody. She seems too happy to help. इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को एक बार पढ़कर देखो बेटा, इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को एक बार पढ़कर देखो बेटा। चलिए बच्चों, तो इनके आंसर्स बनाने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान से समझना होगा। बातें हमारे सामने क्या है बेटा, ही इज टू पुअर, आपको सर नेगेटिव सेंस यहाँ पर बन गई है और हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव्स में हमने पढ़ा है जब ये नेगेटिव सेंस हमारे सामने दे रहा है तो हम इसके साथ समथिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसके साथ एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात समझे भाई, हाँ कि ना। अब इसको लेकर ट्रिक मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हमें टू के साथ देखने को मिलता है क्या चीज, अनप्लीजेंट कैटेगरी का एडजेक्टिव, और अनप्लीजेंट कैटेगरी के एडजेक्टिव की वजह से ही इसके साथ टू के साथ वीवन हम जब जुड़ते हैं तो नेगेटिव सेंस होने की वजह से ही हमारी कोशिश रहती है कि हम इसके साथ एनी का प्रयोग करें, किसकी बजाय, इसकी बजाय कि यहाँ पर इसके साथ सम का प्रयोग ना हो, इसके साथ एवरी का प्रयोग ना हो, इसके साथ नो का प्रयोग ना हो, इन सभी को हटाकर हम इनकी बजाय एनी का प्रयोग करना चाहेंगे। ये होगी हमारी पहली बात। ठीक है दोस्त, फिर दूसरी बात आती है बेटा जी, दूसरी बात क्या आती है कि अगर सर जी कोई प्लीजेंट कैटेगरी का एडजेक्टिव लिखा हो, जैसे हमने कहा हैप्पी, हमने कहा एक्साइटेड, हमने कहा एनर्जेटिक, एक्टिव, ऐसा अगर कोई शब्द हमें देखने को मिलता है प्लीजेंट कैटेगरी का एडजेक्टिव, तो हम इसके साथ इनफ का प्रयोग करते हैं। आगे लिखे हुए वाक्य में हम टू के साथ वीवन को जोड़ते हैं। इसके साथ हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इसके साथ सम का प्रयोग करें, हम इसके साथ एवरी का प्रयोग करें, हम इसके साथ एनी का प्रयोग करें। इस एनी का मतलब यहाँ पर क्या समझ आता है, कोई भी। ठीक है ना जी, इसका मतलब कोई भी, ये किसके बराबर होता है, एवरी के बराबर होता है। ठीक है ना, आप अगर चाहो तो इन्हीं लिखे हुए सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप अगर चाहो तो इन्हीं लिखे हुए सेंटेंसेस को बाबू क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है जिसमें आप लिखे हुए वाक्य का ढांचा बदल देते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता। मैंने क्या कहा, लिखे हुए वाक्य का ढांचा बदल सकते हैं लेकिन अर्थ नहीं बदलता। अब इसके ढांचे को कैसे बदल सकते हैं आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर टू या इनफ को हटाकर, मैंने क्या कहा, इस टू या इनफ को हटाकर इसकी जगह किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम सब्जेक्ट वर्ब जो भी हमें लिखनी है नहीं फर्क पड़ता। ठीक है ना, टू या इनफ को हटाकर हम लिखने का काम करेंगे क्या चीज, सो के बाद हम क्या लिखने का काम करेंगे, एडजेक्टिव। डिपेंड करता है यहाँ लिंकिंग वर्ब हो, अगर एक्शन वर्ब है तो एडजेक्टिव की जगह हम यहाँ एडवर्ब लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों इस सो के साथ पेयर बनाने के लिए इस टू प्लस वीवन को हटाकर इसकी जगह हम कंजंक्शन लगाएंगे, क्या चीज, दैट लगाएंगे। जो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है उसी सब्जेक्ट को हम फिर से यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। ठीक है बेटा, हाँ ना, यहाँ तक की बात तो समझ आ रहा है। ठीक है ना, सो और दैट का पेयर हम बना कर सकते हैं, जैसे टू टू वी वन इनफ टू वी वन का एक पेयर है, इन्हीं को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ढांचा बदलकर लिख सकते हैं सो दैट के साथ। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अगर हम लोगों को एबिलिटी दिखानी है, अगर हम लोगों को एबिलिटी दिखानी है तो हम कैन कोड का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट के पास के अनुसार। ठीक है, अगर हमें किसी इंसान का बिहेवियर दिखाना है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम डू, डज या डिड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी इंसान को फ्यूचर एक्शन दिखाना है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम विल, शैल या वुड का प्रयोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है जैसा हमारा वाक्य हमें भावना बताना चाहता है वैसी हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, आपको कुछ और नहीं है, ये इस लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अगर टू हमें देखने को मिलता है तो सेंटेंस में टू को हटाने के लिए हम सेंटेंस में नोट जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर इनफ हमें देखने को मिलता है तो बाबू इनफ के लिए हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि आगे लिखा हुआ पॉजिटिव सेंटेंस हमें देखने को मिले। वेरी सिंपल, हाँ कि ना, यहाँ तक की बात कुछ समझ आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक सवाल देता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, एक छोटा सा सवाल आपके लिए देता हूँ। मैंने कहा तनु इज टू पुअर, चलो सवाल बदल देता हूँ ना। ठीक है, एक सवाल बदल देता हूँ। मैंने कहा तनु इज टू एंग्री टू वेलकम सम गेस्ट। चलो बेटा इस सेंटेंस को ठीक करके दिखाओ और फिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बना के दिखाओ, कोशिश करो बेटा। बनाइए बेटा, बनाइए फटाफट से।
आओ बेटा, अब इस लिखे हुए सवाल को अगर आप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो देखो बाबू, पहले आपने क्या लिखा है, आप कहेंगे सर ये तो अनप्लीजेंट है, गुस्सा होना अनप्लीजेंट होता है, टू के साथ हमने लिखा है, नेगेटिव होने की वजह से हमारी कोशिश है हम पहले यहाँ पर लिखेंगे। अब आप चाहो तो इसी लिखे हुए सेंटेंस को दोबारा से लिख सकते हैं, इसी की ट्रांसफॉर्मेशन बनाकर क्या लिख सकते हैं, तनु इज, आप क्या कहेंगे, सो एंग्री। अब सो के साथ हम पेयर किसका बनाकर चलते हैं हमेशा, दैट का, इसलिए हम लिखेंगे तनु के लिए आगे एक सब्जेक्ट शी। अब देखो कोई गुस्सा होता है ना तो उसकी योग्यता की बात नहीं है, फ्यूचर एक्शन की बात नहीं है, बिहेवियर की बात होती है, प्रेजेंट होने की वजह से क्या कहेंगे, शी डज नॉट, और उसके बाद क्या कहेंगे, वेलकम, और इसी नेगेटिव की वजह से ही आगे हम लोगों ने क्या लिख दिया, एनी गेस्ट। समझ आ गई बेटा बातचीत, अच्छे से समझ आ गई बेटा बातचीत, करेक्ट है, ओके ठीक है। तो ये वाली बात अगर हमें समझ आ गई है तो अब बेटे सारे सेंटेंसेस हमें ठीक भी करने, हम इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखेंगे। मैं इसी सेंटेंस को दोबारा से लिखूं तो सर टू को हटाकर मैंने लिख दिया क्या, ही इज सो पुअर दैट। आगे देखो, अगर कोई गरीब है तो योग्यता नहीं है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, कैन नॉट, कैन किस वजह से, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ही कैन नॉट, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अफोर्ड एनीथिंग, वह इतना गरीब है कि वह किसी भी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है भाई, अगले सवाल पे आ जाओ बेटा, हीना वाज टू टायर्ड, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव साथ में लिखा हुआ है, तो सर सम डिस्टेंस की जगह हमें क्या लिखना होगा, एनी डिस्टेंस। ये एरर में पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है, एरर एक और सवाल पूछा जाता है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे, हीना वाज, क्या लिखेंगे बाबू, सो टायर्ड दैट। ठीक है ना, अब कोई थका हुआ है तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो सकती, योग्यता ही नहीं रहेगी, तो आप क्या लिखेंगे, कुड। टू को हटाने के लिए नेगेटिव यहाँ नोट हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कवर एनी डिस्टेंस। अब इसकी हिंदी समझा दूं आपको, दोनों वाक्य की हिंदी एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। हीना इतनी थकी हुई थी कि वह कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती थी। ठीक है, समझ गए बेटा, अगले सवाल पर आ जाओ, मिस्टर शर्मा इज टू श्रीव्ड, श्रीव्ड हम कहते हैं क्लेवर को, जो कनिंग इंसान होते हैं। ठीक है ना, तो पहले इस वाक्य को ही ठीक करेंगे, इस नो को हटाकर हम क्या लिख देंगे, एनी। ठीक है, अब इसी को अगर ट्रांसफॉर्म आपको करना है तो क्या लिखोगे भाई, मिस्टर शर्मा इज सो श्रीव्ड दैट ही, उसका व्यवहार ऐसा हो गया है, ही डज नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। ठीक है, अब समझ आ रहा है अच्छे से, किसी बच्चे की कोई शिकायत तो नहीं है बेटा, ऐसी कोई बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही हो। ठीक है ना, अब क्वेश्चन 4 में थोड़ा सा गुगली है, क्या है, आपको अरे सर जी हैप्पी तो प्लीजेंट होता है, प्लीजेंट होने की वजह से टू को हटाकर हम यहाँ क्या लिख देंगे, आप कहेंगे सर इनफ लिख देंगे, है ना। और जब ये प्लीजेंट अगर हमारे सामने हो गया है तो सर यहाँ एनीथिंग की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, या तो हम एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज वो दे सकती है, आप हो सकता है यहाँ पर एनीथिंग की जगह समथिंग लिख सकते हैं, समथिंग नहीं तो एवरीथिंग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बेटा इसको जब आप ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेंगे, शी सीम्स सो हैप्पी दैट शी ऑफर्स एनीथिंग। कुछ भी लिख लो बेटा, एनीथिंग का मतलब भी कोई भी चीज होता है, एनी का हम हर बार नेगेटिव में यूज नहीं करते, ये बात आप लोगों को अलग से पढ़ाई गई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, रोहन वाज टू एक्साइटेड टू गो फॉर शॉपिंग। सवाल को ध्यान से देखते हैं बेटा, एक्साइटेड होना तो प्लीजेंट है, तो टू को हटाकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके बाद इनफ। आगे हमारे लिखे सेंटेंस में कुछ छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मेरे अंदर, आप लिखेंगे रोहन वाज सो एक्साइटेड दैट ही, पास्ट की वजह से एक्साइटेड है तो क्या है, वो कुछ भी कर सकता है ना, सो हम पास्ट की वजह से ही कुड गो फॉर शॉपिंग। इजी होगा बेटा, अच्छे से समझ आ गई सारी बात, अच्छे से समझ आ गई बेटे सारी बात, ओके। अब मेरे दोस्तों देखो यहाँ एक बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है ना, देखो हमने क्या समझा, टू और इनफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जरूरत से कोई चीज ज्यादा हो जाती है, टू का मतलब नेगेटिव हो गया, अरेंजमेंट हमें समझ में आ गई, इनफ का मतलब जितनी जरूरत उतना ही अगर हमें मिले तो पॉजिटिव सेंस हमें समझ में आ जाती है। ठीक है ना, और ये दो सेंटेंस बनाने का तरीका हमने समझा ट्रांसफॉर्मेशन का फंडा, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर क्या नियम काम करते हैं ये भी हमने समझा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर एरर बेस पर ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपके सामने एक एरर बेस क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करना, शी इज टू एरोगेंट दैट शी कैन नॉट अलाउ एनीवन अपोस्ट्रोफी एस सिटिंग बिसाइड हर। बेटा सेंटेंस में कोई एरर है, बताओ बेटा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके सामने आएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के पेपर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके सामने एरर का क्वेश्चन दे दिया मैंने। लो बेटे 5 सवाल आपके सामने लिख दिए हैं, बना के दिखाओ। चलिए बाबू 5 सवाल आपके सामने दिए, अब देखो बेटा ऑनेस्टली सारे बच्चे आंसर देंगे, ठीक है ना, बनाओ बेटा। चलिए बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बना दिए हैं, क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आज बेटा सवाल नंबर 1 हमारे सामने कहता है शी इज टू एरोगेंट दैट। अब आप एक बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं, मुझे वापस पिछले पन्ने पर जाना होगा, आप एक बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ गए हैं मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों। और बात क्या है बेटा, आप कहोगे सर जी टू के साथ हम 2v1 का पेयर बनाते हैं, इनफ के साथ भी 2v1 का पेयर बनाते हैं, सो के साथ हम दैट का पेयर बनाते हैं। अगर हमारे सामने कोई सो के साथ 2v1 लिख दे, अगर हमारे सामने कोई 2 के साथ दैट का पेयर बना दे तो गलत हो जाएगा, ये दोनों की दोनों पेयरिंग गलत हो जाएंगे। अगर पेयरिंग गलत होगी तो फिर लड़ाई माफ करो, फिर तो खेला खत्म हो गया है ना भाई। तो दोस्त इसका मतलब हमें क्या समझ में आया,
इसका मतलब हमें समझ में आया कि सर जी यहाँ पर हमारे सामने दैट के साथ जो सर वाक्य लिखा है, दैट के साथ जो ये वाक्य आगे का लिखा हुआ है, ये तो अपने आप में दैट का पेयर किसके साथ बनाना चाहेगा सर, टू के साथ नहीं, सो के साथ पेयर बनाना चाहेगा। तो एरर कहां पर मार्क करना है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बस अभी 5 मिनट और पढ़ाएंगे, विशाल भाई छुट्टी कर देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेगा मेरा बच्चा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। मोहन इज सो एग्रेसिव इन हिज फैमिली। अब आप लोग ये बात अच्छे से जान गए हैं, क्या जान गए हैं कि सर जी टू या इनफ के साथ ही हमारे लिखे हुए वाक्य में टू वी वन यानी कि इंफिनिटिव का पेयर हम लोगों को चाहिए, यही चाहिए ना मेरे बच्चों, है ना। और ठीक इसी तरीके से हम जब सो की बात कर रहे होते हैं तो सो के साथ हम दैट का पेयर बनाकर चलते हैं। सर जी ये भी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इनका क्रॉस नहीं होना चाहिए, टू इनफ के साथ दैट नहीं, सो के साथ इंफिनिटिव नहीं। अरे है ना। यहाँ से एक बात और आपको याद रखनी है, जब सो के साथ दैट का पेयर हम बनाते हैं तो ये भी याद रखना है कि सो का इंडिपेंडेंट अगर किसी वाक्य में हमें यूज होता हुआ दिखा गया तो समझ लो भैया हम इसके इंडिपेंडेंट यूज को बिल्कुल गलत कर देंगे, ठीक है ना। अगर मेरे सामने मेरे प्यारे गुरुजी अगर ये वाक्य देखने को मिल जाए, मैं अगर कहूं ही इज सो काइंड टू मी, तो ध्यान से इस बात की गलतफहमी को निकाल देना। यहाँ इस टू को ध्यान से देखेंगे ना बेटा, ये इस मी से पहले लिखी हुई कुछ और नहीं है, प्यारी सी प्रीपोजिशन है, इंफिनिटिव नहीं है कि नहीं। आप कहोगे सर सो का इंडिपेंडेंट यूज हम नहीं करेंगे, इसीलिए इसको हटाकर हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, वेरी लगा देंगे सर जी, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है भाई, बात समझ आ गई बेटा। अगर ये वाली बात हमें अच्छे से समझ आ गई तो फिर तो ये सारी सवाल मेरा बच्चा बना देगा। कैसे करेंगे, मोहन इज सो एग्रेसिव, सर एग्रेसिव से पहले इंडिपेंडेंट सो की जगह हम लगा देंगे वेरी। शी सेड थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, ठीक है, एरर बताना है आपको सर इस लिखी हुई वर्ब के लिए हमने इस मच का प्रयोग किया, इस मच से पहले वेरी का प्रयोग हम करेंगे। तो आपके सामने अगर कोई भी इंसान, मनीष, अरविंद, पूजा, विशाल, अरमान, अगर आपके सामने कोई भी इंसान थैंक यू सो मच कहता है तो आप उसको समझा दीजिएगा, ठीक है। अरे हाँ ना, अगर कोई आपके सामने ये कहता है आई एम सो हैप्पी तो कहना नहीं, सो हैप्पी तब यूज करेंगे जब आप इसके साथ आगे दैट से एक रिलेटिव क्लॉज जोड़ेंगे। अगर दैट से रिलेटिव क्लॉज नहीं है तो सो का इंडिपेंडेंट यूज नहीं होगा, बता दिया तुमको भाई। क्वेश्चन 4, दिस होटल इज सो एक्सपेंसिव टू अकोमोडेट। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर अकोमोडेट इंफिनिटिव ही तो है, तो एक्सपेंसिव खर्चीला, तो ये अपने में अनप्लीजेंट है, इसीलिए हम टू लिख देंगे। अरे हाँ ना, अगर यहाँ लिखा होता ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल के बाद हम इनफ लिख देते, लिख दूंगी वाली बात आपके लिए। अगर एक्सपेंसिव की जगह हमें लिखा हुआ मिल जाता ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल के साथ हम क्या लिखते, इनफ लिख देते, है ना, क्योंकि इंफिनिटिव के साथ पेयर बनाना है। अब ये वाली बात आपको पता है, अनप्लीजेंट की वजह से टू और प्लीजेंट की वजह से इनफ, अच्छे से पता है बच्चों, ठीक है, हाँ कि ना। अब आखिरी बात बताते हैं बेटा, फिर छुट्टी करेंगे सभी बच्चों को आज के लिए। रोनाल्डो इज सो अ गुड फुटबॉलर दैट एवरीवन वांट्स टू बी, ठीक है ना, इतना अच्छा फुटबॉलर है हर कोई उसे ऐसा बनाता है। तो दैट के साथ आप लोगों के सामने लिखा है वाक्य, इस दैट के साथ पेयर सो के लिए बना हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ कि ना, करेक्ट है। ये वाक्य अपने में पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इस लिखे हुए वाक्य में कोई एरर नहीं है भाई, अपनी जगह पूरी तरह से ठीक है। हाँ अगर इस सेंटेंस में हम जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाना चाहें तो हम इसमें दिमाग लगा सकते हैं। कैसे, रोनाल्डो तो हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, इज एक लिंकिंग वर्ब हुई, लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद हम इसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे, और क्या लिख देंगे भाई, फुटबॉलर। ये है हमारे सामने इसका क्या बेटा, ये है हमारे सामने इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट है इक्वल टू ये इसका लिख दिया हमने क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब हम लिखेंगे सो, सो के बाद हम क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होगा, गुड, गुड क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव। अब इसके साथ हम पेयर बनाकर दैट के साथ ये आगे का वाक्य लिखेंगे, ठीक है ना। वैसे ये वाक्य अपने में पहले से ही ठीक है, अगर फिर भी जबरदस्ती आप इसको और ज्यादा ठीक करना चाहो तो ऐसे भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है अब इससे ज्यादा अगर मैंने पढ़ा दिया तो ये सारे बच्चे तख्ता पलट कर देंगे और मुझे मुक्का मार के बेहोश कर देंगे, इसलिए बेटर ये है लाला गोपाल दास अपनी दुकान बंद करो और अब अपनी चुपचाप से क्लास को बंद कर दो, वरना सारे बच्चे शैतान हैं, सारे बच्चे मुझे